गुलगुली नाम का एक छोटा सा शहर था। वहाँ धोंडू नाम का किसान पुश्तैनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े में इलायची की खेती करता था। धोंडू के खेत के सामने एक बड़ा सा फर्टिलाइजर का कारखाना था। कारखाने से फर्टिलाइजर की काफी बदबू आती थी। एक रोज धोंडू इलायची के खेत में काम कर रहा था। तभी फर्टिलाइजर कारखाने का मैनेजर दुबे हाथ में कुछ कागजात लेकर खेत में आया। ये देखकर धोंडू चौंक गया। वाह रे धोंडू, इलायची की महक से नाक एकदम साफ हो गई। कारखाने में बदबू खींच खींच कर महक ही भूल गया था। इलायची का कमाल है सर, पूरा शहर बदबू से परेशान है और मैं अकेला अपनी इलायची की जमीन के साथ मस्त रहता हूँ। बोलिए, गरीब के खेत में अचानक कैसे तशरीफ ले आए? माफ करना धोंडू, फैक्ट्री की तरफ से आया हूँ, तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन जिस जमीन पर तुम इलायची की खेती कर रहे हो वो जमीन 10 साल पहले तुम्हारे अब्बू ने फैक्ट्री को बेच दी थी। जरूरत नहीं थी, इसीलिए कारखाने ने रोका नहीं, लेकिन अब कारखाने को जरूरत है, इसीलिए कारखाना जमीन मांग रहा है। ये देखो कागजात। कागजात देखकर धोंडू बुरी तरह परेशान हो गया। मैनेजर सच कह रहा था। धोंडू के अब्बू ने जमीन कारखाने के नाम कर दी थी। हुजूर ऐसा ना करें, मेरे अब्बा बेवड़ा थे, सारी पुश्तैनी खेती खा गए। जो बचा है वो आपके सामने है। ये जमीन मेरे दिल का टुकड़ा है, ये टूटेगा तो मैं भी टूट जाऊंगा। माफ करना दोस्त, कारखाने के तकनीकी सपोर्ट के लिए रसिया से कुछ इंजीनियर्स आने वाले हैं। उनके लिए यहाँ मकान बनेंगे, इसलिए 1 महीने के अंदर ये जमीन खाली कर दो। कारखाने में जॉब मिल जाएगा, फिक्र मत करो। चलता हूँ। मैनेजर दुबे चला गया, लेकिन जाते जाते धोंडू को रुला गया। धोंडू जमीन पर बैठकर सीना पीट पीट कर रोने लगा। जिसे अपना समझकर खून पसीना बहाया, दिन रात करके सोना उगाया, वो मेरी जमीन इस कारखाने की अमानत थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? धोंडू जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। धोंडू के सारे आंसू जमीन ने पी लिए और धोंडू के दुख में जमीन भी शामिल हो गई। धोंडू थक गया और इलायची के खेत में ही सो गया। दूसरे रोज सुबह हुई, सूरज चमका और धोंडू ने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल इलायची पड़ी हुई थी, मोटी, तगड़ी और बहुत बड़ी। धोंडू ने इलायची को छू कर देखा तो समझ गया कि वो ख्वाब नहीं, सच था। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी इलायची! इतने सालों से इलायची की खेती कर रहा हूँ, पर ऐसी इलायची कभी नहीं देखी जो एक रात में इतनी बड़ी हो गई। तभी धोंडू को मैनेजर की बात याद आ गई और वो फिर से मायूस हो गया। क्या फायदा इतनी बड़ी इलायची का, जब ये इलायची पैदा करने वाली जमीन ही पर आई है। देखते ही देखते विशाल इलायची की खबर पूरे शहर में फैल गई और विशाल इलायची देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फर्टिलाइजर कारखाना मैनेजर दुबे भी आया और इलायची देखकर बोला, भाईजान धोंडू, गजब काश्तकार है तू, इतनी बड़ी इलायची पैदा कर दी, लेकिन अफसोस अब तू काश्तकार नहीं रहेगा। याद है ना, खेत खाली करना है। आज रसियन इंजीनियर्स कारखाना देखने आ रहे हैं। 6 महीने बाद फैमिली लेकर के आएंगे, तब तक उनके मकान तैयार करने। दोपहर को मैनेजर दुबे रशियन इंजीनियर्स को कारखाने पर लाया तो फर्टिलाइजर की बदबू से ही इंजीनियर बेहोश होने लगे। What is this? हमें यहाँ से दूर ले चलो जल्दी। दुबे इंजीनियर्स की परेशानी समझ गया और उन्हें धोंडू के इलायची के खेत में ले आया। सर, यहाँ वो बदबू वाली महक नहीं है, वो आपको आदत नहीं है ना, इसलिए। What is this दुबे? कारखाना इतनी बदबू छोड़ता है, हमारे रसियन कारखाने ऐसे नहीं है, इसीलिए तो आपको बुलाया है सर। भाई दबे, इस पूरे फॉर्म में आप लोगों के मकान बनेंगे, ये इलायची विलायची सब खाली हो जाएगा। तभी इंजीनियर्स की नजर विशाल इलायची पर पड़ी और वो
चकित हो गए। पागल हो गए हो दुबे? आपके मुल्क में ग्रेट काश्तकार हैं और आप खेती हटाकर कारखाने बढ़ा रहे हो। बाय द वे, ये इलायची फार्म नहीं हटेगा। फिर आप कहाँ रहेंगे सर? इलायची में। ये सुनकर दुबे बौखला गया तो इंजीनियर समझाने लगे। हम इलायची की इमारत बनाएंगे और उसमें रहेंगे ताकि कारखाने की बदबू भी नहीं आएगी और काश्तकार का नुकसान भी नहीं होगा। फिर क्या था, दुबे ने ये बात ढोंडू को बताई तो ढोंडू खुशी से नाचने लगा। मैनेजर दुबे ने फर्टिलाइजर कारखाने से प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया और रशियन इंजीनियर्स ने मिलकर 4 दिन रात काम करके विशाल इलायची में इमारत बनवा दी। जब ढोंडू इंजीनियर से मिला तो इंजीनियर बोला, ढोंडू, यू आर ग्रेट। यू आर सब लोग और ज्यादा ग्रेट सर। आप लोगों ने मेरी इलायची की इमारत बनवा दी, उसमें रहने का फैसला किया। उसकी वजह से कारखाने ने मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दी। अब मैं खेती कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए भावुक ढोंडू और ज्यादा भावुक होकर रोने लगा। ये देखकर इंजीनियर ने ढोंडू को अपने गले से लगा लिया। खड़गपुर नाम की बस्ती में ढोंडू नाम का एक नमूना रहता था जो किसी को तवज्जो नहीं देता था। हर वक्त अपनी जिद में मसरूफ रहता था और उलझ जाता था। क्यों जनाब ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? जनाब, भैंस का तो इंतकाल हो गया। क्यों? किसी तबीयत को क्यों नहीं बुलाया था? तबीब आता तो 200-400 का नुकसान हो जाता। अरे खफ्ती, अब 2 लाख की रकम का नुकसान हुआ, उसका क्या? मन मर्जी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मी की इब्तिदा होने वाली थी। ढोंडू ने तरबूज की खेती करने की सोची। बाजार से बीज लेकर आया और बो दिए। खाद और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में तरबूज के तने निकलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंडू खेत में आया और उसने देखा कि किसी भी तने में फल नहीं आया था। ये देखकर ढोंडू मायूस हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे पौधे उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंडू सब तने उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी तना बचा था। ढोंडू उसको भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर तने पर लगे एक छोटे से तरबूज पर पड़ी। इस बेल को हिफाजत से रखता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने में उम्दा रहेगा। ऐसा कहकर ढोंडू घर तशरीफ ले आया। कुछ दिन गुजर गए। तने पर लगा तरबूज बड़ा होने लगा, रोज रोज बड़ा होने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते कोहे तूर जैसा बड़ा हो गया। ढोंडू खेत पर आया तो तरबूज को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तरबूज पर चढ़कर ढोंडू नाचने लगा और चीखने लगा। ढोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पर पहुंच गया और तरबूज को देखकर वो हैरत ज़दा हो गया। ये तरबूज है या पहाड़? ऐसा तरबूज तो जिंदगी में देखना नसीब ही नहीं हुआ। फिर क्या था, आसपास के सारे माशरे में ये बात फैल गई और कुछ ताजिर तरबूज के दाम लगाने ढोंडू के गांव पहुंच गए। नीलामी शुरू हुई और आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। 2 लाख रकम अदा करूंगा, बेचोगे? अरे खफ्ती हो गए हो क्या? जिसायत देखी है? जिसायत ही तो मुश्किल है, काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो गोदाम में रखना पड़ेगा। हमारी भी तो परेशानियां बढ़ेंगी। 2 लाख में बात पक्की करो। फिर भी ढोंडू नहीं माना और ताजिर चले गए। एक दिन
ढोंडू अपने दोस्त के तरबूज की दुकान पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त ग्राहक को तरबूज बेच रहा था। क्यों रे, तरबूज सुर्ख तो है ना अंदर से? अरे जनाब, मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर से घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंडू के दिमाग में खुराफाती सोच पैदा हुई। ढोंडू दोस्त से बोला, अरे तरबूज क्यों खाते हैं लोग? गर्मी को दूर करने के लिए। गर्मी को दूर करने के लिए तरबूज को खा सकते हैं, तो उसमें रिहाइश भी तो बना सकते हैं। फिर क्या, ढोंडू वहां से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। तरबूज में एक सुराख बना दो, लोग इसे खाने नहीं, इसमें रिहाइश के लिए आएंगे। कारीगर ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के दरमियान तरबूज में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंडू ने हर ओर तरबूज घर की तारीफ करना शुरू कर दी। एक दिन ढोंडू तरबूज के सामने खड़ा था। तभी वहां एक आलीशान गाड़ी आकर रुक गई, जिसमें से एक जोड़ा उतरकर ढोंडू के करीब आया। ढोंडू आप ही हो? जी फरमाइए। हमारा अभी अभी निकाह हुआ है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके तरबूज घर में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना पैसा लोगे? 2 लाख। फिर क्या था, ढोंडू वहां से भागा और दोनों तरबूज घर में अपनी सुहागरात मनाने लगे। फिर ढोंडू ने तरबूज घर में एक रेस्तरां भी खोल दिया और उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा। बड़े बड़े नामचीन अदाकार, क्रिकेटर सुहागरात मनाने तरबूज घर में आने लगे और ढोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक अजायब घर के कुछ लोग वहां आए और बोले, हम ये तरबूज अजायब घर में रख लेंगे, बताओ क्या कीमत लोगे? मैं इसे बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बारिश के दौरान यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल के रखेंगे। फिर भी ढोंडू नहीं समझा और जो होना था वही हुआ। गर्मियों के खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई और तरबूज घर में ताला लगाना पड़ा। अब कोई तरबूज घर नहीं आना चाहता था। बारिश की वजह से ढोंडू भी 2 हफ्ते घर में कैद रहा। जैसे ही बारिश थमी, ढोंडू खेत में पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा कि तरबूज घर जमीन पर गिर चुका था। खौफनाक बदबू फैली हुई थी। ये देखकर ढोंडू सीना पीट पीट कर रोने लगा। या खुदा, ये क्या हो गया? या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर मैं अजाब घर वालों की बात मानता, पैसे भी मिलते और सम्मान भी। अब तो सब खत्म हो गया। इस तरह ढोंडू की मनमर्जी उसकी बर्बादी की वजह बन गई।